हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में आज हम आपको एक और नई शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपने जनपद में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कोविड और साथ ही वैक्सीनेशन का कैसे पालन किया और कैसे सफल उसको बनाया है और अपनी जनपद पंचायतों को यहाँ पर किस तरह से देखभाल करते हैं और वहां के पात्र हितग्राही को यहाँ पर कैसे जागरूक करते हैं। इस मुद्दे को लेकर आज हम जैथरी जनपद सीईओ सतीश कुमार तिवारी से यहाँ पर जो है पहुंचे और सतीश कुमार तिवारी से हमारे जो है स्टेट हेड लतीफ अहमद सिद्दीकी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आज आपको सुनवाते हैं। लतीफ सिद्दीकी, आज हम ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अपने जनपद क्षेत्र में किस तरह से विकास कार्य किए हैं। इस वक्त मेरे साथ सतीश कुमार तिवारी जी हैं जो जनपद जैतहरी सीईओ साहब हैं और इनसे हम जानेंगे कि सरकार की जो मूलभूत योजनाएं हैं अपने जनपद में किस तरह से लोगों तक पहुंचाते हैं और किस प्रकार से इनकी टीम काम कर रही है। सर, जिस तरह से आप यहाँ पे जनपद में बैठे हुए हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी सराहना भी की जा रही है और अपने जनपद क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम वैक्सीनेशन की बात कर लें या फिर लॉकडाउन के समय जो स्थितियाँ थी, लोगों तक ध्यान पहुंचाना, उन किस तरह से उनकी सेवा देना, तो एक अच्छी पहल आपकी तरफ से थी। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस तरह से पूरे काम की एक अच्छी भूमिका निभाते आप नजर आए। आदरणीय कलेक्टर मैडम का जो नेतृत्व है और मार्गदर्शन है, इसी तरह से हमारे अभी नवागत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री पंचोली साहब का भी जो मार्गदर्शन है, उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अंतिम छोर के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें बिना परेशान हुए, बिना भटके मिलना चाहिए। और इसके लिए लगातार सतत रूप से हम लोगों के संपर्क में हैं। लगातार मैं कुछ ऐसे अंतिम छोर के गांवों में जाकर चौपाल भी लगाता हूं, लोगों से चर्चा करता हूं और उनको किस चीज़ शासन की योजनाओं का विधिवत लाभ मिल रहा है, पात्रता यदि है तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हैं। और अंतिम हमारा यही प्रयास होता है कि लोगों को भटकना ना पड़े और उनको जो भी पात्रता बनती है उन योजनाओं का लाभ लोगों को बिना परेशान हुए मिले। जिस तरह के सरकार द्वारा बहुत सारी जो योजनाएं चल रही हैं, पात्र हितग्राही को उसका पूरी तरह से फ़ायदा पहुँचे, लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लोग कुछ वंचित भी नज़र आते हैं। तो आप उनको किस तरह से आश्वासन देते हैं कि इसमें आपको भी ये मौका मिलेगा? नहीं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। ये सही है कि बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको बैठालता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ और कई बार स्थिति ये होती है कि जिस योजना के लाभ के लिए वो आए हैं वो पात्र होते नहीं हैं। तो मेरा हमेशा ये प्रयास होता है और ऐसा होता भी है कि वो यहाँ से मुस्कुराते हुए जाए। उसको यदि आपने उसकी बात अच्छे से सुन ली, यदि उसको पात्रता नहीं है और लाभ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी यदि हम उसकी बात अच्छे से सुन लेते हैं और समाधान कारक उत्तर दे देते हैं तो इसमें भी उसे खुशी मिलती है और वो प्रसन्नचित्त होकर यहाँ से जाता है। तो हमेशा मेरा प्रयास ये होता है कि लोग यदि मेरे पास तक आ रहे हैं, किसी विश्वास और अपेक्षा के साथ आ रहे हैं, तो कम से कम मैं उनको सहज उपलब्ध रहूँ। इसलिए किसी भी तरह की यहाँ पर पर्ची की व्यवस्था नहीं है, सीधे लोग आते हैं, मैं उनको बैठालता हूँ, बात करता हूँ, उनकी पूरी बात सुनता हूँ और यदि पात्रता होती है तो तत्काल निराकरण होता है और यदि पात्रता नहीं होती तो उन्हें अच्छे से समाधान कारक उत्तर देके मैं संतुष्ट करके भेजने का प्रयास करता हूँ। जैसे सतीश जी, अगर हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड में जिस तरह से हाँ अपने देश या प्रदेश सभी जगह जो माहौल था, लोगों के पास रोज़गार नहीं थे, धंधे नहीं थे, नौकरियां चली गई, हमारे जो साथ हमारे पड़ोस के लोग थे हमसे जुदा हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत उस वक्त थी जिस समय आपकी पूरी टीम, आप और ज़िला प्रशासन लगातार एक अनूपपुर ज़िले में एक कड़ी मेहनत करते हुए लोगों को बचाने का प्रयास किया। तो आपकी टीम किस तरह से काम कर रही थी इस पूरे काम को लेकर के? देखिए, निस्संदेह वो एक बहुत बुरा दौर था और आप सभी ने देखा कि न जाके तत्काल उन लोगों को क्वारंटाइन करना, रैली निकाल के लोगों को अवेयर करना, रास्तों को बंद करना, कैसे हम उसको वहीं पर सीमित कर दें और ख़त्म कर दें ताकि उसका विस्तार ना हो पाए, वो संक्रमण फैल ना पाए। इसके लिए जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया और हम सफल भी रहे।
और अब मुझे लगता है कि सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि हम सावधान रहेंगे, दोनों डोज लोग लगवा लेंगे। मेरी लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से अपील भी है सभी से कि सभी लोग वैक्सीन के दोनों डोज अवश्य लगवाएं, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे और हम ऐसी किसी भी तीसरी लहर से बच सकें। अगर अब वैक्सीनेशन की बात आ रही है तो जिस तरह आपने बहुत अच्छी बात आपने बोला, तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका जो जनपद क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर के हमने कहाँ तक पहुँचे हैं और फर्स्ट और सेकेंड डोज में कितना क्या अभी अनुपात है? देखिए, एक जो पहले रिजिडनेस थी, लोगों में नहीं लगवा रहे थे, एक भय भ्रांति के कारण भ्रांतियाँ थीं, वो तो समाप्त हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं है, कहीं रिजिडनेस नहीं है, कहीं कोई भ्रांति नहीं है। लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं और पूरा जिला प्रशासन, तमाम विभाग के लोग अपना उच्चतम जो भी प्रयास है वो कर रहे हैं और लगभग हमने ज़िले में 100% फर्स्ट डोज का 100% वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है। दूसरे डोज के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी हम सेकंड डोज में भी लगातार अच्छा करके, हमारा टारगेट है कि प्रतिदिन आज ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महोदय के निर्देश हम लोगों को मिले हैं कि डेली का 10,000 सेकंड डोज का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं कि ज़िले में 10,000 लोगों को रोज़ सेकंड डोज लगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें भी हम बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में। मेरी ही जनपद की एक पाली पंचायत है जहां पर फर्स्ट डोज 100% बहुत पहले हो चुका था। अब वहां पर 1,000 लोग हैं जो 18+ 18+ हैं, उसमें से 900 से 950 के बीच ऐसे लोग हैं जिनको सेकंड डोज भी लग चुका है। और मैं बहुत जल्दी अपनी जनपद पंचायत की एक ग्राम पंचायत को फर्स्ट एंड सेकंड डोज दोनों में 100% वैक्सीनेटेड घोषित करने जा रहा हूँ। आपने वैक्सीनेशन को लेकर अच्छे कदम उठाए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी से बचने के लिए क्या उपाय आप अपने जनपद क्षेत्र में, अपने पंचायतों में किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? डेंगू जैसी या अन्य ऐसी संक्रमणकारी बीमारियों की रोकथाम के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता का लाना। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि वो अवेयर होंगे तो ऐसी तमाम बीमारियों से भी बचाव सबका हो सकेगा। तो इसलिए ये तो आपने अपने क्षेत्र की विकास, अपने ज़िले की विकास की बात कर रहे हैं, अपने नाम सम्मान की बात करते हैं, तो हमने अपने क्षेत्र में सरकार की जो योजनाएं हैं उन मूलभूत योजनाओं से आप लोग कैसे जागरूक कर रहे हैं? योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो और उसके साथ साथ मैंने आपको जैसे बताया कि हम जाकर चौपाल भी करते हैं, तो सिर्फ योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, उनसे उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुनते हैं और ऐसी जो मोटी मोटी महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो भी बैठ के आपस में चर्चा करते हैं ताकि लोग अवेयर हों और लोग जागरूक हों, ताकि हम ऐसी किसी भी विपत्ति से बच सकें। जिस तरह शिवराज सरकार लगातार हर पंचायतों में गौशाला की एक सुविधा कि अगर यहाँ पे गौशाला अगर दिया जाता है तो वहाँ की क्षेत्र में कितने गौशाला का आपने निर्माण करवाया है, कितने निर्माण हो चुके हैं और किन किन अपने क्षेत्रों में इस तरह का प्रचार प्रसार प्रक्रिया लगातार जारी है? नहीं, गौशालाओं का निर्माण करने के पीछे मूल उद्देश्य रोजगार देने से ज़्यादा बड़ा है कि जो हमारा पशुधन है जो सड़कों पर या लोग छोड़ देते हैं तो उसको व्यवस्थित एक उसको छत मिल सके, उसके रहने की व्यवस्था हो सके, उसके भोजन पानी की व्यवस्था हो सके, उसके लिए गौशालाओं का निर्माण हुआ है। प्रत्येक पंचायत में गौशालाओं का निर्माण नहीं हुआ है। अभी मेरी जनपद में बकेली और कोलमी 2 ऐसी पंचायत हैं जहां पर क्षमता से अधिक पशुधन हमारी गौशालाओं में है। 100 की क्षमता है, उससे कहीं 160 है, कहीं 120 है, ऐसा पशुधन है। लपटा में भी मैं कल ही देख के आया हूँ, एक हमारी गौशाला का निर्माण चल रहा है, लगभग वो पूर्ण हो चुका है, पूर्णता की स्थिति में है और उसके लिए जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो हम उसमें भी पशुधन को ले जाकर रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास पड़े, क्या वजह रही कि ये आज भी इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा? ये शौचालय तो आधे अधूरे पड़े हैं, ऐसा मेरी जानकारी में कहीं भी नहीं है, क्योंकि शौचालयों का निर्माण जिनको हमने प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया है सभी शौचालय लगभग पूर्ण हो चुके हैं। रह जाती है बात प्रधानमंत्री आवास की, तो प्रधानमंत्री आवास के कार्य में प्रगति में थोड़ी सी धीमी गति आई है और उसका कारण अभी बीच में बारिश और फसल के कारण था और रेत भी एक कारण था। रेत महंगी हो गई थी, इसलिए भी प्रधानमंत्री आवास में जो अपेक्षित प्रगति आनी थी वो नहीं आ पाई। लेकिन हम लगातार प्रयासरत हैं और हितग्राहियों से भी हम लगातार संपर्क में हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं जाकर मैं हितग्राहियों से बात कर रहा हूं
और उनको समझाइश दे रहा हूँ कि अपना आवास शीघ्र पूर्ण कर लें, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी हम इसमें अच्छी प्रगति लाएंगे। सर, जैसे गांव के कुछ ऐसे पात्र हितग्राही, उनका ये कहना है कि हम पात्र हैं लेकिन हमको अपात्र घोषित कर दिया, जो पात्र हैं तो उनको पात्र घोषित कर दिए। तो ये जो मामला सामने आ रहा है इस तरह के, तो ये कहाँ तक आप मान रहे हैं इसको? नहीं, 2011 में एक आर्थिक सामाजिक गणना हुई थी, उसके आधार पर पात्रता सूची और प्रतीक्षा सूची बनी हुई थी। लेकिन SECC डाटा में उसमें उस आर्थिक सामाजिक गणना के आधार पर जो सूची बनी थी जिसमें उनका नाम था, वे सभी पात्र थे। लेकिन इसका कतई आशा ये नहीं है कि सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाना था। उसमें यह था कि आज की स्थिति में जब हम उन्हें स्वीकृत करने जा रहे हैं, उस दिनांक को वो पात्रता रखते हैं या नहीं। और 13.18 कॉलम की जानकारी लेके हम आज की तिथि पर जब उन्हें प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने जाते हैं, उस दिनांक में हम देखते हैं कि वो जो मापदंड हैं, उन मापदंडों पर पात्रता रखते हैं यदि तो पात्र हैं, अन्यथा अपात्र होते हैं। इसलिए लोगों में थोड़ी सी ये गलतफहमी है। कई बार ये होता है कि सूची में नाम था लेकिन उन्हें नहीं मिला है। तो जो हमारे पास ग्राम पंचायत स्तर से जांच प्रतिवेदन आता है, ग्राम सभा का प्रस्ताव आता है, उसके आधार पर पात्रता और अपात्रता का निर्धारण ग्राम सभा के माध्यम से ही आता है। और ग्राम पंचायत से जब हमारे पास उसकी पात्रता आती है तो हम उन्हें पात्र मानकर आवास योजना का लाभ प्रदान करते हैं, और यदि ग्राम सभा अपात्र घोषित करती है तो उसको हम पात्र नहीं मानते हैं और आवास योजना का लाभ नहीं दे पाते हैं। जैसे कि जिन पंचायतों में शौचालय, लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं, या उनके शौचालय बन चुके हैं, जहाँ पे न तो सीट लगी है, न छत है, न सेफ्टी टैंक है, तो इस तरह की जो लापरवाही सरपंच सचिव द्वारा किया गया है, तो उसको लेकर के आपकी तरफ से किस तरह की, कहीं ना कहीं तो आर्थिक नुकसान तो हुआ है, तो भौतिक रूप से किस तरह से आप कदम उठाएंगे इस पूरे मामले पर? शौचालय निर्माण, देखिए, शौचालय निर्माण के लिए एक्चुअली हितग्राही को स्वयं अपने शौचालय का निर्माण करना था, और उस के द्वारा अपना शौचालय निर्माण करने के बाद प्रोत्साहन स्वरूप शौचालय निर्माण की राशि का भुगतान किया जाता रहा, और सभी हितग्राहियों ने अपने शौचालयों को स्वयं निर्माण किया है, और उसमें जिसने कंप्लीट किया है उसको हमने प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया है। ये हमारे साथ जैताखेरी जनपद CO सतीश मूलभूत योजना उसके बारे में बता रहे थे। सतीश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद नेशन 24 न्यूज़ चैनल के लिए आपने अपना समय निकाला, शुक्रिया। अगली कड़ी में हम फिर ऐसी ही शख्सियत से आपको मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़ चैनल को।